हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। ऑनलाइन गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी, उसी पॉलिटी की क्लास में अगली कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। भाग 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जैसा कि आप हेडिंग भी देख रहे हो, संघ एवं उसके क्षेत्र। अब इसमें हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपने पूरे चैप्टर को समझेंगे। पहला प्रश्न है जो कि आपके मन में उठने चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न अगर आपको उठेंगे तभी आप उसके आंसर को ढूंढते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आप संतुष्ट होंगे तो आपको ये चैप्टर अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न जाया करते हुए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति अपने ही जैसे अन्य संघात्मक देशों की राज्य व्यवस्था की प्रकृति से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि भारत की जो राज्य व्यवस्था की प्रकृति है, नेचर है, जो हमारी राज्य व्यवस्था यानी कि जो हमारे सिस्टम यानी पॉलिटिक्स का जो नेचर है, वो अन्य संघात्मक देशों से किस प्रकार अलग है। संसद के साधारण विधायी क्षेत्राधिकार एवं संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार में अंतर स्पष्ट करिए। तीसरा है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश सुनिश्चित करना या नए राज्यों का गठन करना संसद की किस विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। चौथा है, क्या भारत की संसद विधि द्वारा संघ के किसी क्षेत्र को काटकर किसी विदेश राष्ट्र को सौंप सकती है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत की संसद अपने संवैधानिक विधायी क्षेत्र अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है? भारत में नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया समझाएं। तो ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार हम अपने चैप्टर को समझेंगे। इन प्रश्नों को आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होगी। अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सेम PDF यही PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाइए, क्लिक करिए। आपको डेली वीडियोज़ की अपडेट एवं PDF आपको वहाँ पर मिलती रहेगी, जिससे ये होगा कि आप यहाँ लेक्चर पढ़ लो। अगर आप नोट करना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, सेम PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम भाग 1 की बात करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की बातें की गई हैं। आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 की बातें की गई हैं। भाग 1 क्या कहता है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसमें अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद संघ एवं राज्य क्षेत्रों की बात करता है। इसमें देखिए कुछ पॉइंट हैं जिसमें उल्लेखित किए गए हैं कि जैसे इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। जो भारत है, इंडिया है, वो एक राज्यों का संघ होगा। मतलब कि ऐसे देखा जाए अगर कि ये इंडिया है तो इसमें ऐसे राज्य हैं, इसके इनको मिला के हमारा यूनियन है एक, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये राज्य यूनियन को तोड़ के निकल जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, कदापि संभव ही नहीं है, क्योंकि बिना किसी शर्त के ये शामिल हुए हैं, तो ये निकल नहीं सकते, क्योंकि ये बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, हमारे देश के नाम का उल्लेख है इसमें। इंडिया यानी भारत जो हमारा देश है, उसका नाम क्या है आपको अगर पूछेगा तो अनुच्छेद 1 बात करता है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति की बात करता है कि यूनियन है या संघीय व्यवस्था है, यूनियन या संघीय व्यवस्था है, मतलब हम अर्धसंघीय हैं, संघीय हैं, या फिर राज्य मतलब राष्ट्राध्यक्षात्मक तंत्र है हमारा। तो इस तरह से हमने ये सब हम पिछले लेक्चर में अपने पढ़ चुके हैं। फिर भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ की इकाइयाँ कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकती, अभी मैंने बात की उसकी। केंद्र अत्यधिक मजबूत एवं राज्य कमजोर स्थिति में है। भाई भारत राज्यों का संघ होगा ना, यानी कि आप ये मानिए कि आप किसी पार्टी के अध्यक्ष हैं और आपके जो कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी बनी है, तो अध्यक्ष के पास पावर ज़्यादा होगी ना। तो बस सेम चीज़ है यहाँ पे। फिर है संघ एवं उसकी इकाइयाँ, यानी ये पॉइंट, संघ तथा उसकी इकाइयाँ यानी राज्य किसी वैधानिक समझौते का परिणाम नहीं है। वैधानिक यानी कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साइन नहीं करा रखा है कि हम आपका ये करेंगे, काम करेंगे तो आप हमारा ये काम करेंगे, तो हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर यह व्यवस्था प्रशासनिक सहूलियत को ध्यान में रख के बनाई गई। ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासनिक सहूलियत यानी कि इसलिए कि अगर हम प्रशासनिक सहूलियत की बात ना करें, तो अगर हम जैसे सबको ज़्यादा पावर दे दें तो राज्य अपना अलग एक कानून संविधान बना के चलेगा और केंद्र अपना एक अलग कानून बना के चलेगा। जैसा कि आपने जम्मू कश्मीर में पहले देखा, 370 हटने से पहले ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती थी हमारी भारत सरकार, वहाँ की राज्य मनमानी करती थी। तो इन चीज़ों को इसलिए बनाया गया।
अब देखिए, भारत का जो संघ है वो क्या है, राज्यों से मिलके बना है। भारत का जो क्षेत्र है किससे है, राज्य प्लस यूटी प्लस अधिग्रहित क्षेत्रों से मिले बन के बना है भारत का जो क्षेत्र है। चलिए, अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 बात करता है, एक मिनट, हाँ, अनुच्छेद 2 बात करता है नए संघ में नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है, और संसद विधि द्वारा नए राज्यों के गठन, प्रवेश, गठन एवं सीमा एवं नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें नए राज्यों के प्रवेश की बात की जाती है। तो अनुच्छेद 2 में क्या बात की जाती है, नए राज्यों के प्रवेश की बात की जाती है। अब देखिए, भारत की संसद है, उसमें 2 प्रकार की विधायी शक्तियाँ हैं, एक साधारण विधायी शक्ति और एक संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार। अभी जैसा हमने प्रश्न में देखा था, दोनों में अंतर स्पष्ट करना था। तो साधारण विधायी शक्ति के अंतर्गत वो विधि बना सकती है साधारण बहुमत द्वारा, विधि यानी कानून बना सकती है, यानी लॉ बना सकती है साधारण बहुमत द्वारा। संवैधानिक विधायी क्षेत्राधिकार में उसके पास संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की पावर है, उसके लिए उसे विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। ये बात कब की गई थी, तो ये भारत की संसद में शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास 2 प्रकार की शक्ति है। अब देखिए, नए राज्यों का जो स्रोत होगा वो क्या होगा। इसमें नए राज्यों का जो स्रोत होगा वो होगा, एक तो पहले से मौजूद राज्यों की श्रेणी से, जैसे कि तेलंगाना, यूके, उत्तराखंड, ये सब निर्माण हुए। दूसरा, पहले से मौजूद राज्यों की श्रेणी से बाहर, यानी कि देखिए, दिल्ली बना, दिल्ली की मांग उठ रही है, दिल्ली की मांग उठ रही, ये देखिए दोनों राज्य से बने हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्रा से अलग होके बने हैं। और ये दिल्ली की जो मांग उठ रही है तो क्या यूटी से होगा ना, यूनियन टेरिटरी से बन के अलग होगा ना। और गोवा आपका पुर्तगालियों से लिया गया। तो इस तरह से एक पहले से मौजूद राज्य श्रेणियों से, एक पहले से मौजूद राज्य की श्रेणियों से बाहर, तो नए राज्यों का प्रवेश इस तरह से हो सकता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जहां भी समझ में ना आ रहा हो वहां पर कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं दोबारा वीडियो लेके आऊँगा। अनुच्छेद 3, इसमें बात की गई किसी राज्य का नाम, क्षेत्र एवं सीमा में बदलाव की बात की गई है, और नए राज्यों के गठन की बात की गई है। अब देखिए, किसी राज्य का नाम, क्षेत्राधिकार एवं सीमा में बदलाव की बात की गई है, नए राज्यों के गठन की बात की गई है। यानी कि हमारी संसद, अगर ये मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, मैप गड़बड़ है फिलहाल मान लीजिए, तो इसके सीमा में भी बदलाव कर सकती है, थोड़ा सा बढ़ा सकती है, कुछ जिले उत्तर प्रदेश को दे सकती है, कुछ काट भी सकती है यहाँ से ये वाला पोर्शन। तो ये हमारी संसद के पास अधिकार है। इसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, उत्तर प्रदेश की जगह उत्तम प्रदेश भी कर सकती है। तो ये संसद के पास अधिकार है। अब ये विधायी अधिकार है। इसमें देखिए क्या होगा, विधायी अधिकार है तो विधेयक को, अब देखिए, किसी भी राज्य की सीमा, नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास पूर्वानुमति के लिए भेजा जाता है। यानी कि जो वो ड्राफ्ट तैयार हुआ वो राष्ट्रपति के पास जाएगा पूर्वानुमति के लिए कि हम इसे संसद में पेश करने जा रहे हैं। अब राष्ट्रपति जो है विधानमंडल के पास भेज देगा उसको। अब विधानमंडल जो है जो राज्य का विधानमंडल है, यानी विधानसभा, विधान परिषद है, अगर एग्जिस्ट करती विधान परिषद वहाँ पे, तो वो एक तय सीमा के अंतर्गत जवाब देंगे कि अपनी राय देंगे कि नहीं सर इतना काटिए, इतना मत काटिए। लेकिन अगर वो तय सीमा के अंतर्गत जवाब देने में विफल होते हैं, देखिए लिखा है, विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत राय को मानने के लिए सांसद बाध्यकारी नहीं है। यदि विधानमंडल तय सीमा के अंतर्गत जवाब नहीं दे पाया तो उसकी राय वही मानी जाती है जो संसद की होगी। नहीं दिया उन्होंने जवाब, जो भी तय सीमा रखी गई 15 दिन 20 दिन, अब वो ड्राफ्ट अपने आप वापस आ जाएगा और इस मान लिया जाएगा कि राज्य संतुष्ट है, राज्य को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप यहाँ देख नहीं रहे कि केंद्र जो है संसद राज्यों से कितनी पावरफुल है। केंद्राभिमुख संविधान है हमारा, सेंट्रल बायस्ड संविधान है हमारा। इन औपचारिकताओं को पूर्ति के पश्चात विधेयक संसद में किसी भी सभा में पेश किया जा सकता है। अब संसद में जो विधेयक है उसमें संसद जो है कितना भी बड़ा व्यापक बदलाव कर दे, यानी कि जब आपके पास ये बिल भेजा गया था राज्य के पास,
तो अगर उसने 14 गांव उत्तराखंड को देने थे उत्तर प्रदेश से, तो अब वो 28 गांव कर दे या फिर 7 गांव कर दे केवल, उस पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। वो कितना भी बड़ा व्यापक बदलाव कर सकती है। संसद संबंधित राज्य से दोबारा राय लेने नहीं जाएगी, उसको कोई आवश्यकता नहीं जो है राय लेने से उससे। वो कितना भी बड़ा व्यापक बदलाव कर दे, कोई दिक्कत नहीं उसको। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास कर लिया जाता है। अब साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, आप आई बटन पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट खोलिए हमारी, उसमें बहुमत के प्रकार टॉपिक है, उसको पढ़ के आइए। वहाँ पे मैंने समझा रखा है कि क्या होता है साधारण विधेयक, क्या होता है विशेष बहुमत। तो आप इस तरह से साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, इन सब चीज़ों को मैंने वहाँ समझा रखा है। क्या होता है अनुच्छेद 368, कैसे बिल पास होते हैं, ये सब मैं उसको समझा रखा हूँ। उसमें अमित शाह जी की फ़ोटो भी लगी बिल पास कराते हुए। तो अब जब ये बिल पास हो जाएगा तो दोनों को संसद के पास बराबर शक्तियाँ हैं। अब जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा ने मना कर दिया कि हम बिल नहीं पास करेंगे, कम पड़ गई। तो अब देखिए यहाँ भी प्रावधान है कि अनुच्छेद 108 के तहत वो साझी बैठक बुला लेगा राष्ट्रपति, जो लोकसभा चाहेगी वही बिल पास हो जाएगा। फिर वहाँ पे देखिए राज्यों से ऊपर चली गई लोकसभा। राज्यसभा क्या है, राज्यों का एक मतलब कहते हैं ना, राज्यों के प्रतिनिधि हैं वो संसद में। संसद 3 चीज़ों से बनती है, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। तो राज्यसभा क्या होती है, अपने राज्यों की प्रतिनिधि होती है। अगर उसने मना कर दिया कि नहीं ये गलत हो रहा है, हम बाइकआउट करेंगे, तो अब सीटें कम पड़ गई, प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। तो अब क्या करेंगे कि ये राष्ट्रपति 108 के तहत साझी बैठक बुलाएंगे। अब सिंपल सी बात है कि वहाँ पर लोकसभा का बहुमत है, लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं, क्योंकि लोकसभा से ऑलरेडी बिल पास हो चुका है या समर्थन में है। नहीं भी पास हुआ तो लोकसभा समर्थन में है, तो ऑटोमेटिक वो पास हो जाएगा बिल। फिर राष्ट्रपति चाहे तो अगर मान लीजिए इन्होंने पास भी कर लिया दोनों सदनों ने, तो राष्ट्रपति वीटो लगा के रोक भी सकता है उसको। और या फिर मतलब राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए। अब वो राष्ट्रपति वीटो की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। तो आप सिंपल एक डायग्राम से समझ सकते हैं इसको कि देखिए लोकसभा क्या करेगी, बिल गया राष्ट्रपति के पास, दोनों मिलके भेजे। अब राष्ट्रपति पूर्वानुमति के लिए भेज देंगे राज्य विधानमंडल के पास। राज्य विधानमंडल अगर राय दिए तो दिए, कोई नहीं दिए तो कोई बात ही नहीं है, लोकसभा या फिर यहाँ से रास्ता पकड़ के चला आएगा। अब ये दोनों जनों ने जब बिल पास कर लिया तो फिर राष्ट्रपति के पास आया। राष्ट्रपति वीटो लगा के लौटा भी सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और चाहे तो इस पर हस्ताक्षर करके बिल को पास भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसको समझा। अब देखिए, संसद किसी भूभाग को किसी अन्य देश को साधारण विधायी क्षेत्राधिकार द्वारा नहीं दे सकती, यानी कि उसके साधारण बहुमत से पार नहीं कर सकती उसको। कि अगर मान लीजिए किसी को देना है, किसी अन्य राष्ट्र को अगर कुछ हिस्सा देना है अपना झगड़ा निपटाने के लिए, विवाद निपटाने के लिए, तो हम साधारण बहुमत से नहीं पास कर सकते। फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा, कोई भी चीज़ों को काट के दे देना। साधारण बहुमत मतलब बहुत माइन्यूट सा है, जो सरकार जिसकी होगी उसके बाद तो बहुमत होगा ही होगा साधारण में। तो क्या किया गया कि संसद के केवल 368 के तहत ये कार्रवाई कर सकती है। अब देखिए 368 में क्या करेंगे, 368 में ये 9वें संविधान संशोधन 1960 भारत ने बंगाल के बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया था। तो इसमें नवा संविधान का संशोधन किया गया 1960 में। तब ये भारत का जो एक बंगाल का बेरूबाड़ी क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। अब दिमाग में उठेगा पाकिस्तान बंगाल कहाँ, पाकिस्तान कहाँ, तो इतना छोटा क्षेत्र क्यों? भैया पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान होता था। तो जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था। बाद में जब इंदिरा जी की सरकार आई तो वहाँ पे फिर कुछ आप घटना पढ़ेंगे, तब वहाँ पे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। सवें संविधान संशोधन 2015 में भारत ने अपने 111 अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश के साथ 51 क्षेत्रों के साथ इंटरचेंज किया। आपस में हमने 100 क्षेत्र दिए, 111 क्षेत्र दिए, उन्होंने 51 क्षेत्र दिए। क्योंकि कुछ उनके जो गांव ऐसा भौगोलिक बन रहा था कि जो उनकी तरफ होना चाहिए था, वहाँ के लोगों को दिक्कत होती थी, तो वो बांग्लादेश में चले गए। और जो 51 क्षेत्र थे हमारे, वो उनको भारत में मतलब वो चाह रहे थे वहाँ की जनसंख्या प्लस उनको भौगोलिक रूप से भी वो भारत में ही जुड़े थे।
तो ये संविधान संशोधन 2015 द्वारा मोदी गवर्नमेंट ने इंटरचेंज किया इसको। तो आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 3 द्वारा क्या होता है, नए राज्यों की सीमा परिवर्तन एवं नाम में परिवर्तन कर सकती है सरकार। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो कुछ भी किया जाएगा उसे महत्व विधि करार दिया जाएगा, संविधान संशोधन नहीं। बहुत अच्छा पॉइंट है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी किया जाएगा उसे विधि करार दिया जाएगा, अनुच्छेद 3 के तहत संविधान संशोधन नहीं। तो इसको आप समझिए। इसका मतलब ये है कि जो भी अनुच्छेद 3 के तहत हम करेंगे या 2 के तहत करेंगे वो महज साधारण बहुमत से ही पास होगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं लागू होगा उसमें, इसी बात को इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, चलिए इस छोटा सा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ संघ एवं भारत के राज्य क्षेत्र। अब हम जहाँ जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे भारत के राज्यों का उद्भव एवं विकास। कैसे भारत के राज्यों का उद्भव हुआ, कैसे फिर वो आगे राज्य पुनर्गठन आयोग बने और क्या विवाद हुए, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आई बटन को प्रेस करके हमारी पुरानी वीडियो को देखें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। क्योंकि देखिए जब तक आप पिछले कंसेप्ट को नहीं क्लियर करेंगे, मैं मानता हूँ आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पिछला कंसेप्ट, बहुमत के प्रकार, इस टाइप के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो आई बटन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। आपके यूपीएसआई, यूपीपीसी सभी पेपरों में ये काम आने वाला है, आने वाली भर्तियों में भी ये काम आने वाला है, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल में हमारे ये पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इसको पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। आपको केवल आप समझिए, बाकी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और शेयर ज़रूर कर दें अपने ग्रुप्स में अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, और लाइक बटन को प्रेस करके हमारे उत्साह वर्धन कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।